नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चूल्हे से निकली चिंगारी से जिंदा जली महिला, मौत के बाद परिवार में कोहराम। मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी का बड़ा खुलासा, तस्करी का तरीका देख पुलिस भी हैरान। और कांटी एनटीपीसी के विरोध में पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने खोला मोर्चा, कहा मजदूरों पर दमनात्मक कार्रवाई बर्दाश्त नहीं। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में खाना बनाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी से लगी आग से एक महिला जिंदा जल गई। घटना सकरा थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव की है। मृतका की पहचान शंकर राय की 40 वर्षीय पत्नी गनीता देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि महिला अपने घर में खाना बना रही थी। इसी दौरान चूल्हे की चिंगारी से आग लगने से वह झुलस गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये सर हमारे बगल के भाभी है। हम अपने दरवाजे पर खड़े थे तो सर हल्ला हो रहा था, से आग लग गया। तो हम भी सर दौड़ के इनको बचाने गए। वही क्रम में देख रहे थे इनका पूरे शरीर में आग लग गया था। और ये सर उस समय खाना बना रहे थे। खाना बनाने के दौरान इनके कपड़ा में आग लग गया। नतीजा बुझा रहे थे। बुझाने के क्रम में फिर वह चूल्हा पर ही गिर गए, जिसकी वजह से इनका पूरा शरीर जल गया। हम लोग उठा के कैसे आग पर काबू पाए, उठा के इनको बाहर लगाए और गाड़ी का व्यवस्था किया लाने के लिए अस्पताल। तब तक मान कर चलिए 10 से 15 मिनट सर गुजर चुका था और 10 से 15 मिनट में इनका सर डेथ हो गया। पूरा जल गया था इनका शरीर? जी नहीं, केवल ऊपरी भाग सर, फेस जल गया था जी। अकेले थी ये खाना बना रही थी? जी उस समय अकेली थी सर। कहाँ की घटना है ये? सर सकरा प्रखंड केशवपुर ग्राम है, वहीं की घटना जी। क्या नाम हुआ इनका? इनका नाम हुआ गनीता देवी जी। एज कितना होगा इनका? एज उनका लगभग सर 42 से 43 साल। कितने इनके सर 4 बच्चे हैं। फिर आगे उसके बाद आप लोग यहाँ पर? जी हम लोग यहाँ सर उठा कर लाए हैं जी। सर थाना को हम लोग इन्फॉर्म किए, थाना को सूचना किए, फिर थाना आए, अपना ये सब का जो प्रक्रिया है वो करके दिए। फिर हम लोग सर पोस्टमार्टम में आए सर इनको ले। घटना था चूल्हे में अथी गिर गए थे, आग लग गई थी और हम लोग पहुँचे वहाँ और पोस्टमार्टम के लिए हम लोग यहाँ SKMCH आए। खाना बना रही थी? हाँ, खाना बना रही थी। उसी क्रम में चूल्हे पर ही गिर गए थे। कहाँ का मामला है ये? केशवपुर गाँव, सकरा थाना अंतर्गत केशवपुर। करा लिया गया जी? हाँ, पोस्टमार्टम हो गया। मुजफ्फरपुर में अवैध शराब के कारोबारी शराब की डिलीवरी के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की डिलीवरी के लिए कई नायाब तरीके को अपनाकर शराब की डिलीवरी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम उनके मंसूबों पर अक्सर पानी फेरने का काम करती है। इसी कड़ी में उत्पाद विभाग की टीम ने अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर से वाहन जांच के दौरान एक भूसे से भरी मालवाहक ऑटो की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान भूसे के बोरियों के अंदर छिपाकर रखे 50 कार्टन शराब को देखते ही उत्पाद विभाग की पुलिस दंग रह गई। वहीं मौके से भाग रहे 2 अवैध शराब के कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पारू थाना क्षेत्र के पारू चौक के समीप एक मैजिक गाड़ी के अंदर बने गुप्त तहखाने से उत्पाद विभाग की टीम ने 18 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया है। वहीं दूसरी तरफ कांटी थाना क्षेत्र के चैनपुर से एक टोटो के अंदर बने गुप्ता तहखाने से 10 बोतल शराब को जब्त किया गया है। साथ ही टोटो चालक को गिरफ्तार किया है। उत्पाद इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि अवैध शराब की खरीद बिक्री को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
जिसके तहत जिले के सभी थाना क्षेत्र में सघन जांच अभियान की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जिले की 3 अलग थाना क्षेत्र से वाहन सहित शराब को जब्त किया गया है और मौके से 3 कारोबारी को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई भी जारी रहेगी। सर ये क्या कार्रवाई है शराब को लेकर? अभी है सो लगातार कार्रवाई चल रही है, जिसके आलोक में है सो विगत दिनों में है सो कल है सो चैनपुर से काटी थाना अंतर्गत में एक टोटो से है सो एक आदमी की अरेस्टिंग है, ठीक है, जिसमें 10 बोतल शराब के साथ वो टोटो के साथ आ रहा था लेके। फिर एक पारू चौक पे है एक मैजिक से के तहखाने से शराब की बरामदगी हुई है 18 पेटी ऑफिसर चॉइस ब्रांड के। इसमें है सो तस्कर और ड्राइवर भागने में सफल रहे हैं, ठीक ना। और एक और उसी के कार्रवाई हुई है शहबाजपुर थाना अहियापुर अंतर्गत है 50 पेटी, जिसमें 2 आदमी की अरेस्टिंग हुई है। सर कैसे रखा हुआ था इसमें? ये तहखाना में इसमें लगा हुआ था, पारू चौक से जो पकड़ाया है मैजिक, उसमें है सो ड्राइवर के सीट के नीचे तहखाना गुप्त सीक्रेट तहखाना बनाए हुए था। और जो शहबाजपुर से पकड़ाया है अहियापुर थाना अंतर्गत में 50 पेटी, वो भूसे की आड़ में लेके आ रहा था अवैध शराब की खेप। यात्री टोटो जो है उसमें हाँ टोटो में भी है सो कल रात्रि है सो। क्या टोटो वाला कहीं डिलीवर करने जा रहा था? हाँ बिल्कुल डिलीवर करने जी जी। कुल 3 गिरफ्तारी है सर। हाँ अब छोटे वाहनों का भी प्रयोग किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। मुजफ्फरपुर को नए साल में एक बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 800 एकड़ जमीन में नया औद्योगिक क्षेत्र बसाने की अनुमति दी है, जो बेला औद्योगिक क्षेत्र से भी बड़ा होगा। यह औद्योगिक क्षेत्र पटना बेतिया हाईवे पर स्थित पारू के पास 800 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही हाजीपुर सुगौली रेल रूट भी इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो इसके विकास में सहायक साबित होगा। डीएम सुब्रत सेन ने बताया कि इस नई योजना के तहत 800 एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया है और जल्द ही इसका काम शुरू होगा। यह क्षेत्र पटना से करीब है और जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा। इसके एक तरफ हाजीपुर सुगौली रेलवे रूट है तो दूसरी तरफ पटना बेतिया हाईवे है, जो इस परियोजना को सफल बनाने में मदद करेगा। यह औद्योगिक क्षेत्र पटना के औद्योगिक क्षेत्र की तरह डेवलप किया जाएगा और इसमें बड़ी कंपनियों को स्थापित करने की योजना है। इस योजना से क्षेत्र के विकास के साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा गोपालगंज, चंपारण और वैशाली जिलों के लोग भी इस परियोजना से लाभान्वित होंगे, क्योंकि यह हाईवे तीनों जिलों को जोड़ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में जिले के विकास के लिए कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था, जिसमें 4 लेन, आरओबी आदि शामिल थे। इस दौरान मुजफ्फरपुर जिले में बड़े औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की अनुमति भी दी गई। इस क्षेत्र का निर्माण पटना बेतिया हाईवे पर किया जाएगा, जिससे बड़े वाहनों का आवागमन भी आसान होगा। वर्तमान में बेला औद्योगिक क्षेत्र में बड़े वाहनों की आवाजाही में समस्या हो रही है, लेकिन नए क्षेत्र की स्थिति बेहतर होगी। देखिए, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के दौरान बहुत सारी सौगात जो है इस जिले को दी है, जो बहुत चिर प्रतीक्षित डिमांड रही है। तीसरा इंडस्ट्रियल एरिया वो हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। पटना बेतिया जो नया हाईवे 4 लेन बन रहा है, उस पर लगभग 800 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने चिन्हित की है और बहुत जल्दी उसके भी लैंड एक्विजिशन का प्लान सबमिट होगा और एक नया इंडस्ट्रियल एरिया इस ज़िले को, और जो सुदूरवर्ती पार्ट है वो पटना से बहुत नज़दीक हो जाएगा उस हाईवे के बनने के बाद, तो उस पार्ट में जो है एक जिले को बहुत बड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र भी मिल पाएगा। इस दिशा में भी हम लोग प्रयास करते हैं। बेला महवल है, मोतीपुर का जो एरिया है, उसके बाद कांटी, ये पारू अंचल में है। एक तरफ से हाजीपुर सुगौली रेलवे लाइन जा रही है और एक तरफ से जो है 4 लेन जा रहा है। वहाँ हम लोगों ने 788 एकड़ लैंड को आइडेंटिफाई किया। बिहार में HMPV वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें HMPV के बारे में विभाग कोविड-19 वाले लक्ष्य और उसी तरह की तैयारी की बात कर रहा है। इस बीच पता ये चला है कि कोविड के समय मुजफ्फरपुर में बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति काफ़ी ख़राब है। खासकर सदर अस्पताल परिसर और SKMCH में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट में से मात्र एक ही सक्रिय है। सदर अस्पताल में 2 ऑक्सीजन कंटेनर प्लांट लगाए गए थे, दोनों फिलहाल बंद हैं। SKMCH में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लांट लगाए गए थे, उसमें से एक ही चल रहा है। जिले के पारू में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट भी बंद है।
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ऑक्सीजन प्लांट को चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं है। सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर और पारू में तकनीकी कर्मचारी के नहीं रहने की बात कही जा रही है। इन दोनों जगहों पर प्लांट मौजूद है। आपात स्थिति में मरीजों को राहत मिल सकती है। फिलहाल दोनों बंद है, जिसे लेकर जब हमने मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार से बंद ऑक्सीजन प्लांट के बारे में पूछा तो उनका कहना है कि जल्द ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। जिले में HMPV वायरस के लेकर सरकार के द्वारा गाइडलाइन भी हम लोग को मिल चुकी है और जिसके अनुरूप जो है हम लोग तत्परता से इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और उस गाइडलाइन को सदर अस्पताल के अधीक्षक, SKMCH के अधीक्षक एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को हस्तगत करा दी गई है। साथ में हमारे यहाँ सभी तरह की सेवा भी उपलब्ध है, सभी तरह की जांच भी की जा रही है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और लोगों को जागरूकता अभियान में फैलाया जा रहा है। खास जो कोरोना की तरह इसमें भी हम लोग वही सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है इसके कि जिसको भी सर्दी, खांसी, बुखार का इस तरह के लक्षण लगें तो जो है मास्क का प्रयोग करें और थोड़ा आइसोलेशन में रहें, भीड़ भाड़ जगहों पर जाने से बचें और सभी को सलाह दी गई है कि खाने पीने का बैलेंस डाइट का विशेष ध्यान रखें, प्रॉपर मात्रा में पानी का भी सेवन करते रहें और हाथ को जो है नाक और मुंह के पास में नहीं ज़्यादा टच करें और कोई भी विशेष दिक्कत हो, सांस फूलने में दिक्कत हो या विशेष स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में जाकर अपना जांच एवं इलाज करा लें। क्या है इसमें ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, अभी तक तो नहीं पड़ी है लेकिन हो सकता है कि आगे के समय आने वाले में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि पहले हम लोग देख चुके हैं। उसके लिए है सभी प्रभारी और सभी अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ जितने भी ऑक्सीजन से संबंधित ऑक्सीजनरेटर या जो भी प्लांट है उसे दुरुस्त कर लें और समय पूर्व जो है इसकी विशेष जो है कोई साफ़ सफाई हो या उसका जो भी उसमें अगर कोई कमी लग रही हो तो उसको ठीक करा लें। टेक्नीशियन का अभाव में बंद पड़ा हुआ है सदर अस्पताल का ही ऑक्सीजन प्लांट। नहीं, उसको भी हम लोग देख रहे हैं, विभाग से हम लोग संपर्क किए हुए हैं और इसका भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। ऑक्सीजनरेटर ऐसे भी हर वार्ड में उपलब्ध है। मुजफ्फरपुर की कांटी थर्मल पावर में कार्यरत कामगारों का प्रतिनिधिमंडल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को पूर्व मंत्री अजीत कुमार के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। डीएम को सौंपे गए ज्ञापन में मजदूरों ने बीते 1 नवंबर को थर्मल पावर प्रबंधन, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि एवं मजदूर प्रतिनिधि के बीच हुए समझौते को समय सीमा के अंदर NTPC द्वारा लागू नहीं किए जाने और मजदूरों को धमकाने एवं नौकरी से निकालने की बातों को मुख्य रूप से उल्लेख किया। मजदूरों ने जिलाधिकारी से कहा कि प्रबंधन बिना भेदभाव किए हम मजदूरों को समान काम के लिए समान वेतन की सुविधा दे, साथ ही पूर्व से मिल रहे HR एवं अन्य सुविधा जिससे प्रबंधन ने बंद कर दिया है उसे शीघ्र लागू करे। जिलाधिकारी से मिलने के बाद पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि डीएम साहब ने मजदूरों की बात को गंभीरता से सुना है, साथ ही उन्होंने मजदूरों के द्वारा दिए गए ज्ञापन के आलोक में NTPC प्रबंधन से जवाब तलब किया है। जिलाधिकारी से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में नीरज कुमार सिंह, अखिलेश शाह, निर्मल कुमार, रोहित कुमार, आलोक कुमार, अंकित कुमार, सुनील कुमार, कमलेश कुमार, राहुल कुमार, रणधीर कुमार आदि प्रमुख थे। देखिए, आज मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी जी से हम मिलने के लिए आए थे। मामला कांटी थर्मल पावर के मजदूरों से जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि NTPC जो कांटी का इकाई है वो अच्छे ढंग से चले, अधिक से अधिक विद्युत उत्पादन हो ताकि देश के लिए खासकर पावर क्षेत्र में कांटी का भी एक नाम रहे। लेकिन मजदूरों के सवाल पर हम कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। पिछले दिन थर्मल पावर के कामगारों ने अपने कई जेन्युइन मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया था। 2 दिन तक थर्मल पावर का विधि व्यवस्था मजदूरों के प्रोटेस्ट के कारण प्रभावित रहा। फिर जिलाधिकारी और सीनियर SP के पहल के उपरांत जिला प्रशासन के अधिकारी, थर्मल पावर के CO से लेकर नीचे के अधिकारी
और मजदूर प्रतिनिधियों के साथ हम लोग कांटी थर्मल पावर के आईबी में एक समझौता वार्ता के लिए बैठक किया था। 2-3 इशू पर समझौता हुआ था। पहला इशू था कि सेम वर्क के लिए सेम पे देना। एक साइड है, एक उदाहरण के तौर पर आपको हम बताना चाहते हैं, जहां 94 मजदूर एक नेचर के काम में लगे हुए हैं, जिसमें 48 मजदूर को छोड़ के अन्य मजदूरों को उच्च स्केल का लाभ दिया जा रहा है, जबकि सेम काम 48 मजदूर कर रहे हैं तो उनको इस लाभ से वंचित किया जा रहा है और वो मजदूर लगभग 4,500 रुपये का आर्थिक क्षति उठा रहे हैं। इस पे वार्ता हुआ था। एनटीपीसी प्रबंधन ने कहा था कि जनवरी 25 में हम ये विसंगति को दूर कर देंगे। इससे पूर्व यूपीएल कंपनी थी, जो ज्वाइंट वेंचर का, एनटीपीसी का ज्वाइंट वेंचर का कंपनी था। वह कंपनी एनटीपीसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन पावर देता था और मैन पावर जो थर्मल में कामगार के रूप में थे, उनको यूपीएल कंपनी कई सुविधा उपलब्ध करा रही थी। यूपीएल कंपनी से जब इनका ज्वाइंट वेंचर समाप्त हुआ है तो वो जिस मजदूर को एचआर में कई तरह की सुविधा दिया जा रहा था, उस सुविधा को बंद कर दिया गया है। कुछ को दिया जा रहा है, कुछ को बंद कर दिया गया है। तो मेरा कहना है कि मजदूरों के साथ एनटीपीसी प्रबंधन बड़े पैमाने पर जोर जुलूम कर रही है और जब मजदूर अपने हक, अपने डिमांड के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आपको मुकदमा करके निकाल देंगे। तो मैं आपके माध्यम से न केवल जिला प्रशासन बल्कि एनटीपीसी प्रबंधन से भी कहना चाहते हैं कि दमनात्मक कार्रवाई मजदूर पर आप करिएगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम स्थानीय हैं और सबसे पहले स्थानीय लोगों का बनता है कि एनटीपीसी में अगर रोजी रोजगार का बात है तो स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए प्राथमिकता के आधार पर, लेकिन उनका जो दमन का नीति है वो स्थानीय लोग पर ज़्यादा चल रहा है। तो इसीलिए हमने जिलाधिकारी महोदय को कहा है कि आप सारे मामला को संज्ञान में आप लीजिए और अपने स्तर से मजदूरों के हित में कैसे कार्रवाई हो सके, कैसे फैक्ट्री लॉ और ये लेबर लॉ के हिसाब से जो मजदूरों को सुविधा दे है वो मिले, इस पर कार्रवाई करें। जिलाधिकारी महोदय ने काफ़ी सकारात्मक रूप दिखाते हुए एनटीपीसी से सारा रिपोर्ट जो हम आज मजदूरों के साथ मिलकर जो ज्ञापन दिया है वो सारा रिपोर्ट का उन्होंने मांग किया है और उन्होंने कहा है कि तुरंत कार्रवाई करेंगे। 15 दिन का समय जिलाधिकारी को हमने दिया है। 15 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होगा तो फिर हमारा कार्रवाई शुरू होगा, मजदूरों का कार्रवाई शुरू होगा। हम कतई मजदूरों के सवाल पर हम समझौता नहीं कर सकते हैं, चूँकि यही मजदूर इस एनटीपीसी को चलाता है। अधिकारी तो माल मारते हैं, मज़ा मारते हैं, लेकिन मजदूर कड़ाके के ठंड में भी ठिठुरते हुए और इस थर्मल पावर को चला के और राष्ट्र के लिए काम कर रहा है और अधिकारी इसका शोषण कर रहे हैं। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करते। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। केंद्र सरकार ने प्रस्तावित बजट पर व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों से सुझाव मांगे हैं। इस आलोक में उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद ने गुरुवार को वित्त सलाहकार के साथ एक बैठक कर सरकार को अपने सुझाव से अवगत कराया है। परिषद के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने कहा कि हम लोगों ने 10 मुख्य बिंदु के तहत सरकार को अपने सुझाव से अवगत कराया है, जिसमें मूल आयकर सीमा, पीपीएफ ब्याज, टैक्स सेविंग एफडी के लॉक, गैर कर योग्य श्रेणियों में करदाता आधार को बढ़ाने का सुझाव, बिहार का जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय, पीएम सूर्य घर बिजली योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर व्यय की उपयोगिता ऑडिट, शेयरों की बिक्री पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ, जीएसटी न्याय निर्णयन और अपोलो को फेसलेस बनाने का सुझाव बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित बजट पर आम व्यापारी एवं उद्यमियों को अगर निम्न प्रकार से रियायत दी गई तो व्यवसाय एवं उद्योग निरंतर प्रगति कर सरकार के राजस्व में और अप्रत्याशित वृद्धि करेगी। बैठक में परिषद अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया, महामंत्री प्रमोद जाजोदिया, विनोद केजरीवाल, शिवरतन ढंढारिया, रवि मोटानी, पूर्व महामंत्री सज्जन शर्मा, श्रवण सर्राफ उपस्थित थे। बजट में हम लोग सुझाव दे रहे हैं
एक तो मूल आयकर की जो सीमा है, तो उसमें अभी भारत सरकार दो तरीके से जो है वो इनकम टैक्स ले रही है। एक का जो है पहले से जो पुरानी प्रणाली चली आ रही है, जो 3 लाख रुपया तक जिन लोगों का भी है इनकम टैक्स माने इनकम है, उस पर आय नहीं लगती है। दूसरा उन्होंने एक बनाया है जो 7 लाख के श्रेणी में है। तो नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ही कहना है कि उसको 3 लाख की जगह उसको 5 लाख किया जाना चाहिए, और जो 7 लाख है उसको 10 लाख रुपया किया जाना चाहिए। क्योंकि आज के तारीख में सरकार की जो ये EWS या OBC में 8 लाख रुपया जो है न्यूनतम जो है ये राशि इन लोगों ने रख रखा है, तो उससे कम जो है तो होना ही नहीं चाहिए। इसलिए हमारे चैम्बर की यह मांग है कि जो है इस सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने दिया है कि भाई TDS वगैरह का जो प्रावधान है उसको थोड़ा और सरल करने की आवश्यकता है। तीसरा हम लोगों ने दिया है कि वैसे ऑडिट वाले करदाता जो इनकम टैक्स की रिटर्न की तारीख 31 जुलाई जो है उसको बढ़ा करके 31 अगस्त करना चाहिए, ऐसा हम लोगों का मानना है। इसके अलावा जो आजकल 2 टैक्स प्रणाली जो चल रही है, तो अभी जो लोग ड्यू डेट के बाद अपने रिटर्न फाइल करते हैं उनको पुरानी टैक्स प्रणाली को चुनने का विकल्प नहीं है, ये विकल्प जो है रहना चाहिए किसी के लिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आम लोग हैं उनको आप अधिक से अधिक जो है सरल विधि से कैसे आप उसको टैक्स के दायरे में ला सकते हैं, यह सरकार का प्रयास होना चाहिए और प्रयत्न होना चाहिए, ना कि इतना उसमें उलझन भरा हुआ हो कि हम चाह करके भी सरकार को टैक्स नहीं दे सके। तो हमारी ये मांग रहेगी कि जो है इसका जो मतलब कर ढांचा जो है उसको और अधिक से अधिक सरल किया जाए। दूसरा इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे टैक्स सेविंग पर FD है, गैर कर योग्य श्रेणियों में करदाता आधार बढ़ाने का जो सुझाव है, सरकार भी चाहती है कि करदाता की संख्या बढ़े, हम भी चाहते हैं कि करदाता की संख्या बढ़े, लेकिन ये बढ़ेगा कैसे? ये बढ़ेगा तभी जब आप उसको सरल करेंगे। आप जो ब्यूरोक्रेट के चक्कर में जो तरह तरह का जो उसमें नया नया जो माने उसको कहिए कि वो पेज जो लगा देते हैं, वो नहीं लगा करके उसको सरलता के साथ हम कैसे करदाता को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। हम लोग भी आपके माध्यम से सरकार को लिखने के माध्यम से हम लोग ये प्रयास करेंगे कि भाई हमारी बात वहाँ तक पहुँचे। पहुँचने पर हो सकता है कि हम 10 बातों को पहुँचाने का काम करेंगे, उसमें 2 बात हमारी हो जाए तो हमको लगेगा हम उसी में सफल हैं कि हम 2 बात भी पहुँचाने में सफल हैं। एक PPF पर ब्याज, जो PPF पर ब्याज है जो सरकारी बॉन्ड पर अभी भी 7% 7.45 है, जबकि जो सरकारी कर्मचारी को जो अपने सुविधा दे रहे हैं GPF वो भी 8.25 है। तो इसका जो है PPF पर ब्याज का दर बढ़ना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों का एक और बहुत ही व्यापारियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण एक विषय है, साइबर फ्रॉड जो अभी हो रहा है बैंकों के द्वारा, उसके कारण पूरा व्यापार जगत अभी हिला हुआ है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए कहते हैं कि किसी साइबर फ्रॉड ने मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए डाल दिए, हम उस 5 लाख से कोई चीज़ आपसे परचेज किया, वहाँ 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर, उस आदमी ने नेक्स्ट किसी और से परचेज कोई सामान किया, उसमें उसने 2 लाख को डाल दिया, और उस 2 लाख से फिर किसी 1 लाख किसी और के अकाउंट में चला गया। और सरकार जब उस साइबर फ्रॉड को पकड़ती है तो उस पूरे चेन को ब्लॉक कर देती है, जो उचित नहीं है भाई। जैसे बैंक अकाउंट को सीज कर देती है, ये कतई उचित नहीं है कि हमारे अकाउंट में पैसा आया, दूसरा क्या जानता है कि वो पैसा किस प्रकार का है, वो कोई साइबर फ्रॉड का है या उसका खुद का पैसा है, ये सामने वाला तो जानता नहीं है। लेकिन आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या कर रही है, उस पूरे चेन को ब्लॉक कर दे रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग वित्त मंत्री को अलग से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग अलग से इस संबंध में पत्र भेज रहे हैं, और आपके माध्यम से भी हम चाहते हैं कि इस विषय को उठाना चाहिए। इससे बहुत परेशानी हो रही है व्यापारियों को। आज हमारे यहाँ मान लीजिए सरकार कहती है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ाना है, अब हमारे खाते में किस प्रकार का पैसा है वो कुछ सामने वाला दुकानदार तो जानता नहीं है। हम तो जाते हैं पे फोन से, किसी भी अन्य माध्यम से हम पेमेंट कर दे रहे हैं, और हम पेमेंट करके सामान ले जा रहे हैं, अब बाद में कोई परेशानी आती है तो उस दुकानदार पर आ जाती है। लालू यादव को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग को लेकर राजद अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रंजीत रजक गुरुवार को अपनी साइकिल यात्रा पर निकल पड़े।
उनकी इस यात्रा के सपोर्ट में लालू विचार मंच और राष्ट्रीय जनता दल के अविनाश कुमार, शिवचंद्र राय, अजय राम, अनीता रजक, सीमा जायसवाल, पाले खान सहित अन्य नेताओं ने जिला समाहरणालय में उनका माला पहनाकर और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल यात्रा पर निकले रंजीत रजक ने कहा कि लालू प्रसाद यादव दबे कुचले लोगों को मानसिक गुलामी से आज़ादी दिलाने का काम किए हैं, इसलिए हम उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग को लेकर बिहार के महामहिम को साइकिल यात्रा कर ज्ञापन सौंपने निकले हैं। इसके लिए उन्होंने साइकिल को विशेष रूप से तैयार किया है। यह साइकिल यात्रा आज हाजीपुर में स्टे करने के बाद कल दोपहर में राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात कर लालू यादव को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करेगी। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले रंजीत रजक ने मुजफ्फरपुर शहर में बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाकर लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग की थी, जिसकी खूब चर्चा भी हुई थी। वहीं अब उन्होंने साइकिल यात्रा निकालकर फिर से मुद्दा गर्म कर दिया है। आज जो हम लोग साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, विषय हमारा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। क्या कुछ रूट मैप? मेरा रूट है, यहाँ से समाहरणालय से निकलेंगे, मोती झील टावर होते हुए रामदयालु जाएंगे। रामदयालु के बाद 9 तारीख को स्टे करेंगे हम लोग हाजीपुर में। हाजीपुर से 10 तारीख को हम लोग पटना राजभवन की ओर निकलेंगे। कितने लोग यहाँ से जो है? यहाँ पे तो आपको दिख ही रहे हैं सैकड़ों लोग, लेकिन यहाँ से लगभग 25-30 आदमी हम लोग पटना की ओर निकलेंगे। लगातार भारत रत्न की जो मांग हो रही है उसको लेकर विरोध भी किया जा रहा है, तो इसको किस रूप में देख रहे हैं? विरोध कौन कर रहा है? सिंह ठाकुर चौहान। कोई वंचित शोषित नहीं कर रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ऐसे लोगों वंचित लोगों को उठाने का काम किए हैं जो मनुवादी सोच विचारधारा के लोगों के आंखों में गड़ रहा है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि मानसिक रूप से आज़ादी मिले। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव मानसिक रूप से आज़ादी किया है, क्योंकि देश में संविधान भी था तो लोग को इतना हिम्मत नहीं था कि हम लोग खुले दिल से कुछ कर पाए। लेकिन आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के आने के बाद मानसिक रूप से आज़ाद मिला, मतलब फ्री माइंड हो गए। कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कहीं भी किसी के राजनीति में पूरी भागीदारी मिली लालू प्रसाद यादव जी के आने के बाद। पूरे शरीर में भी जो है आप लालू परिवार का तस्वीर गुदवाए हुए हैं। हम अपना जीवन सौंप दिया आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के। ये साइकिल यात्रा निकाले हैं, उसमें रंजीत रजक और ये भी जा रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि कोई और मुख्यमंत्री हो रहे हो जो गरीब शोषित वंचित लोगों को इतना आगे बढ़ाने का काम किए। एक समय था जो पिछड़ा और अति पिछड़ा जो भी हम लोग जाति थे, वो हम लोग कहीं भी अपने विचारों को नहीं रख सकते थे, अपनी बातों को नहीं रख सकते थे, हम लोग बड़े समाज के बीच में बैठ नहीं सकते थे। लेकिन आज कम से कम हम लोगों को बोलने का मौका दिया गया, हमें हर जगह दिया गया जहां हम आगे बढ़ने का काम करें और सबके साथ समाज के बीच में आगे चलने का काम करें, आगे बढ़ने। राष्ट्रीय जनता दल विचार मंच के जिलाध्यक्ष की ओर से साइकिल यात्रा राजभवन के लिए मार्च निकाल रहे हैं। इनका मुख्य मांग है कि लालू जी को भारत रत्न दिया जाए। लालू जी हमारे ऐसे नेता हैं जो गरीब शोषित, जो नीचे तबके के लोग हैं, जिसको खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, किसी के चप्पल पहनने की आज़ादी नहीं थी। मानसिक रूप से अम्बेडकर के बाद द्वितीय अम्बेडकर बनकर इन्होंने मानसिक आज़ादी दिलाई है। इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इसी को मांग को लेकर हमारे रंजीत रजक लालू विचार मंच के जिला अध्यक्ष साल की यात्रा पर जा रहा है। मुजफ्फरपुर में भीषण ठंड के बीच बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। इस बुलडोजर एक्शन में आशियाने को तहस नहस कर दिया गया। यह कार्रवाई जजुआर थाना क्षेत्र के जजुआर पश्चिमी पंचायत में की गई है। डीएम सुब्रत सेन के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। उस दौरान अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष की मौजूदगी रही। वहीं पीड़ित परिवार ने पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने उस जमीन को निजी बताया है जिसका वे राजस्व भुगतान भी करते आ रहे हैं। मीडिया से जमीन की सारी दस्तावेज साक्षा की है। बताया जा रहा है कि महेश ठाकुर के नाम से 11 डिसमिल जमीन बंदोबस्त है। कई वर्षों से उस जमीन पर कब्जा रहा है। यहाँ तक 2024-25 तक राजस्व भुगतान किया जा चुका है।
इसके साथ कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं इस मामले को लेकर मुन्ना ठाकुर ने बताया कि हमारे पास जमीन का दस्तावेज और रसीद सभी मौजूद हैं। इसके बावजूद लगातार परेशान किया जा रहा है। 2 बार बुलडोजर वाली कार्रवाई हो चुकी है। वहीं इस मामले को लेकर अंचलाधिकारी ने बताया कि डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। ये देखिए खतियानी ज़मीन है 18,191, आज से नहीं, मेरा 4 पुश्त पहले से। वो मामला यही है कि जो वो आदमी ने खेत लिखाया ज़मीन, उसको समाज को कहने पर उसको आने जाने का रास्ता दिए। वो कोर्ट से एगो क्या कागज़ ला के बार बार सीओ को परेशान करके ये जो है से मेरा घर तोड़ ताड़ किया है। यही मामला है। कौन कौन आए थे? थाना प्रभारी थे, सीओ साहब थे, जो हरा पेड़ कम से कम तो 10-12 गो पेड़ मेरा काट दिया है, वो तोड़ के वहाँ पर है, चल के देख लीजिए आ जाए। नोटिस जारी किया गया था पहले? हाँ, हम सबको नोटिस की करंट नोटिस किए हुए हैं। आपको सीओ के द्वारा नोटिस जारी किया? नहीं, हमको कुछ नहीं दिया है, नोटिस वोटिस इस बार कुछ नहीं मिला है हम लोग को। आया है एकाएक 3 गाड़ी फोर्स लेके फटाफट तोड़ ताड़ के अपना चला गया। किसकी जमीन थी वो जमीन मेरा है। रसीद कटाते हैं? हाँ, 25 तक के रसीद मेरा कटा हुआ है करंट। तो किस वजह से उस पर बुलडोजर? जबरदस्ती की जो हम डिग्री लाए हैं, तो ये लाए हैं, वो लाए हैं, अपना वो अलल फलल सलल अपना सुनाया उन लोग को। वो लोग अपना आया, ने कागज चेक किया, ने दुनिया चेक किया, अपना आके यहाँ जो है सब अपना कारोबार चालू कर दिया। न नोटिस भेजा न कुछ भेजा, सीधे डीएम साहब का आदेश है। डीएम साहब का आदेश है, जो हम पेपर दिखा रहे हैं, कोई पेपर का मानता नहीं कर रहा है। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के जूरन छपरा स्थित जिला परिषद मार्केट स्थित राजद जिला कार्यालय में छात्र राजद नेता चंदन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मैठी चौक, हनुमान कट और बेरुआ कट पर बिना नियम के टोल प्लाजा के प्रबंधक और कर्मियों द्वारा बैरिकेटिंग लगाकर टोल की वसूली के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए कहा कि इससे अक्सर वाद विवाद के साथ विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसे लेकर उन्होंने जांच की मांग की थी। बुधवार को एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने डीएम सुब्रत कुमार सेन को जांच की रिपोर्ट सौंप दी है। एसडीओ पूर्वी ने कार्यपालक दंडाधिकारी पूर्वी अजय कुमार और अपर जिला परिवहन पदाधिकारी राजू कुमार से पूरे मामले की जांच कराई थी। दोनों अधिकारियों ने घटना स्थल पर जाकर मामले की छानबीन की। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में एसडीओ पूर्वी को अपनी रिपोर्ट दे दी थी, जिसमें बताया है कि स्थानीय कई लोगों ने इन कट पर टोल प्लाजा की टीम द्वारा जबरन वसूली की शिकायत की गई है। चंदन यादव का कहना है कि 7 दिनों के अंदर प्रशासन अवैध वसूली बंद करे, नहीं तो छात्र राजद सड़क पर उतरकर अवैध वसूली को बंद कराने का काम करेगी। गायघाट विधानसभा अंतर्गत मैठी टोल प्लाजा द्वारा टोल टैक्स के नाम पर अवैध वसूली के खिलाफ हमने अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी के यहाँ शिकायत दर्ज कराया था लिखित में। उन्होंने मेरे शिकायत के आलोक में एक जांच कमेटी बनाई थी। जांच कमेटी ने स्थल पे जाकर जांच किया और स्थानीय लोगों का भी उन्होंने उनसे पूछताछ कर जानकारी जुटाने का काम किया। उसके बाद मेरे द्वारा उन्हें गजट NHI का गजट 2015 का प्रोवाइड कराया गया, जिसके पश्चात उन्होंने जो जांच रिपोर्ट सबमिट किया है, उस जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से ये मेंशन है जो मैठी टोल प्लाजा के द्वारा टोल टैक्स के नाम पे अवैध वसूली पूर्व से किया जा रहा है। साथ ही साथ स्थानीय लोगों को परेशान किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा आवाज़ उठाने पे उनके ऊपर स्थानीय थाना गायघाट के से बोलकर FIR कराया जाता है, धमकाया जाता है, लोगों से जबरन वसूली कराया जाता है। ये इन्होंने जांच रिपोर्ट में भी इन्होंने मेंशन किया है और ये जांच रिपोर्ट उन्होंने जांच टीम ने अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा है और अनुमंडल पदाधिकारी ने अग्रतर कार्रवाई हेतु जिला अधिकारी को उन्होंने दिया है लेटर। मेरा स्पष्ट रूप से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मांग है, अविलंब वहाँ वसूली बंद हो। टोल के नाम पे जो धांधली हो रही है उसे अविलंब बंद कराया जाए। जिला प्रशासन या जिला अधिकारी 1 सप्ताह के भीतर इन चीज़ों का समाधान करे। वहाँ से जो बैरिकेटिंग अवैध रूप से लगाया गया है, वहाँ पे जो अस्थायी रूप से ऑफिस बनाया गया है, उसे हटाए। अगर ये नहीं करते हैं तो 1 सप्ताह के बाद हम लोग अपने स्तर से, अपने साथियों के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से
उसे हटाने का काम करेंगे और ये अवैध वसूली के खिलाफ हम लोग जो आवाज़ बुलंद किए हैं उसे निष्कर्ष तक पहुंचाने का काम करेंगे। गुरुवार को स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल के द्वादशा के मौके पर मुजफ्फरपुर के साहू पोखर बड़ा मंदिर परिसर में भारतीय सेवा दल साहू पोखर द्वारा द्वादशा कार्यक्रम सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान 51 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी गई। इससे पूर्व उपस्थित लोगों ने उनके तैल चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दल के अध्यक्ष विक्रम सर्राफ ने बताया कि स्वर्गीय आचार्य किशोर कुणाल द्वारा साहू पोखर के जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनका साहू पोखर से एक विशेष लगाव हमेशा से रहा है। साहू पोखर मंदिर को विशेष और दर्शनीय स्थल में विकसित किए जाने के लिए वे लगातार काम कर रहे थे। उन्होंने मुजफ्फरपुर के इस प्राचीन साहू महाराज के समय की बनी हुई मंदिर के जीर्णोद्धार कराया, साथ ही मंदिर के विकास के लिए भी काम किया। यही नहीं बल्कि वर्ष 2024 में आचार्य किशोर कुणाल मंदिर परिसर में नैवेद्यम लड्डू का काउंटर खुलवाया था। मौके पर फलाहारी बाबा मठ के महंत पवन दास, मनोज दास, टुल्लू बाबा संरक्षक, राजेश उर्फ हनुमान, जितेंद्र ठाकुर, सन्नी महतो समेत कई मोहल्लेवासी उपस्थित थे। देखिए, अभी आज द्वादशा कार्यक्रम है आचार्य किशोर कुणाल जी का, क्योंकि यहाँ साहू पोखर से उनका बहुत ज़्यादा हृदय से लगाव था। जिन्होंने इस पोखर को 2005 में जब से लिए थे तब से यहाँ से हमेशा उनका आना जाना, कहीं तीर्थ स्थल पर, हर तीर्थ स्थल पर आना जाना था। लेकिन यहाँ खासकर उन्होंने अपना समय यहाँ देते थे आकर, और उनको हम लोग भी सभी लोग बताते थे कि सर ऐसे ऐसे है, बात है सर, इस तरह के जीर्णोद्धार में आप लोग। तो उनका जो कार्यक्रम जो उस दिन से जो चला आ रहा है, आज तक वो कार्यक्रम अभी तक देखिए साहू पोखर जो चमक रहा है, बस उनकी देन है। हम लोगों ने एक अवतारी पुरुष को खोया है। ये सदियों तक ऐसे पुरुष जन्म नहीं लेंगे। ये महापुरुष थे, ये अनमोल थे हम लोगों के लिए। ये एक हमारे बिहार के लिए ही नहीं, पूरे भारत के लिए ऐसे आदमी का न होना ये दुर्भाग्य है हम लोग का। मैं इतना बस कहूँगा, मैं विक्रम सराफ इतना कहूँगा कि बस ऐसे महापुरुष मतलब हमेशा जन्म ले, ताकि एक सनातनी के रूप में जो हम लोग के ध्वजावाहक थे, जिनके एक आवाज़ से यहाँ हर एक बच्चा उनके नाम से मतलब कि प्रेरणा मिलता था, उनको सीख मिलता था। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि उनके जैसा नहीं, उनके परछाई कम से कम बन के हम लोग। साहू पोखर में क्या कुछ योगदान था उनका? साहू पोखर में अभी आप देख रहे कि जीर्णोद्धार कार्यक्रम अभी बहुत चल रहा था। इस बीच में बहुत सारी काम बची हुई थी, जिनका उन्होंने इस पर मतलब मंथन भी किया था, उनकी बात की थी, यहाँ के कमेटी से बात की थी। तो उनका योगदान था कि साहू पोखर को बहुत आगे तक ले जाना है, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। इसके लिए कि हम लोग को इस बात को बहुत पछतावा हो रहा है। इससे ज़्यादा हम लोग क्या नाम हो गया? आज उनके अथी में आज द्वादश कार्यक्रम में ब्राह्मण भोज और कुछ ज़रूरतमंद लोगों को भारतीय सेवा दल के द्वारा भोजन कराया जा रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अपूर्व क्षति है हमारे बिहार के लिए, खासकर साहू पोखर के लिए तो बहुत बड़ी क्षति। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।